Okay, good afternoon to all students. Today we'll discuss our first lesson, the Cold War era. Okay, Cuban Missile Crisis made the whole world suspicious by creating clashes between the two superpowers. You know, two superpowers, US and USSR, namely Cold War. What it want to say? It want to say that after the Second World War, which was 1939 to 45, इसमें क्या कहता है, जो क्यूबा में मिसाइल की घटना थी उसने सस्पिशियस क्रिएट कर दिया दोनों सुपर पावर के बीच में। ठीक, ये कोल्ड वार इरा कहलाता है। इट इज़ द एज ऑफ कोल्ड वार। कोल्ड वार रेफर टू कंपटीशन। कोल्ड वार का मतलब क्या होता है? द कोल्ड वार रेफर टू कंपटीशन, टेंशंस एंड सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशंस बिटवीन द सुपर पावर्स। दोनों सुपर पावर के बीच में, जो यूएसएसआर, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दो पावर आ गई थी, एक यूएसएसआर जिसमें मेन समर्थक कौन था? रसिया, और यूएसए, अमेरिका। ठीक, तो जो दोनों सुपर पावर थे उन दोनों के बीच में कंपटीशन, टेंशन और सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन द टू सुपर पावर्स। दोनों देशों के बीच में जो टेंशन का माहौल है, लड़ाई नहीं होती लेकिन जो बातचीत से उनके बीच में टेंशन बढ़ती है या कंपटीशन रहता है, वो कोल्ड वार कहलाता है। द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार वाज आल्सो बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वार। जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था तभी से कोल्ड वार स्टार्ट हो चुका था। द वर्ल्ड वार, देखो इसमें युद्ध नहीं होता, इसको शीत युद्ध बोलते हैं। कोल्ड वार, इसमें क्या होता है? लड़ाई का माहौल बना रहता है। एक्चुअलिटी में लड़ाई नहीं होती, वॉर नहीं होता। एंडेड व्हेन द यूएस ड्रॉप्ड। ठीक है, एज यू नो दैट ये सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1939 से 45 तक हुआ था। 45 में भी कब बंद हुआ था? ये हुआ था जब यूएस ने एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन जापानीज सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी, जब हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक हमला किया था इन अगस्त 1945, अगस्त 1945 में। और उसी घटना के बाद से सेकेंड वर्ल्ड वार बंद हो चुका था। सोवियत यूनियन फ्रॉम मेकिंग मिलिट्री एंड पॉलिटिकल गेन्स इन एशिया, और तभी से ये स्टार्ट हुआ था। ओके, फिर आता है बोथ द पावर्स बिकम रिलक्टेंट टू इनिशिएट वॉर टू प्रोटेक्ट वर्ल्ड फ्रॉम लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। इस सेकेंड वर्ल्ड वार का क्या रिजल्ट रहा था कि दुनिया के अंदर बहुत सारी हानि हुई थी। ठीक है, लाखों आदमी मारे गए थे, जान माल की हानि हुई थी। तो उससे बचने के लिए तो क्या किया था? बोथ द पावर्स बिकम रिलक्टेंट टू initiate war to protect world from large scale destruction as they were not aware that no political gains would justify the destruction of their societies। अब इतना विनाश हो चुका था सेकेंड वर्ल्ड वार से कि उसकी भरपाई करना मुश्किल हो गया था। ओके, अब ये क्या कहता है? द greed of expansion of their spheres of influence, the greed of expansion of their spheres of influence divided on the world into alliance। अब उन्होंने क्या किया? जो जितनी भी सुपर पावर थी ये दोनों अपना इन्फ्लुएंस, अपने प्रभावित एरियो पे कब्जा कर रही थी या अपने अंडर में लेके आना चाहती थी। सभी जो सुपर पावर थी वो छोटे छोटे देशों को मिलाना चाहती थी अपनी पावर बढ़ाने के लिए। The US built Western Alliance which formalized into 3 organizations। US ने 3 ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे। कौन कौन से बनाए? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, और सेकंड सीटो। सीटो क्या होता है? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और थर्ड बनाया इन्होंने सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या कहता है? द सोवियत यूनियन created Eastern Alliance known as the Warsaw Pact, and its principal function was to counter NATO's force in Europe. Smaller states joined either of the alliance to get the promise of protection, weapons and economic aid against their local rivals। इन्होंने बदले में नाटो के अंदर जितने भी देश शामिल थे, जो सुपर पावर ने, उन्होंने क्या वायदा किया, प्रॉमिस किया? प्रोटेक्शन, उनकी सुरक्षा का,
वेपन्स एंड इकोनॉमिक एड्स, जितनी भी आर्थिक सहायता और वेपन्स की जरूरत पड़ेगी अगेंस्ट दियर लोकल राइवल्स, जो उनके लोकल राइवल्स हैं। राइवल्स कौन होता है? जो उनके आसपास के देश, जो उनकी कंट्रीज हैं, जो आपस में कंपिटिटर हैं या एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं। ठीक है, ये लाइन देखो बच्चे। स्मॉलर स्टेट्स जॉइन आइदर ऑफ द अलायंस टू गेट प्रोमिस ऑफ प्रोटेक्शन। बदले में उन्होंने क्या किया? सुपर पावर ने उन देशों को, जितने नाटो में शामिल थे, उनको बदले में प्रोमिस किया प्रोटेक्शन का, सुरक्षा का, वेपन्स का और आर्थिक सहायता का। किसके अगेंस्ट? उनके जो लोकल राइवल्स थे। कंपिटिटर होता है, राइवल्स कौन होता है? प्रतिस्पर्धी, जो छोटे मोटे देश उनके शत्रु बने हुए थे, उनके खिलाफ प्रोटेक्शन देने का, वेपन्स देने का और आर्थिक सहायता देने का इन्होंने अलायंस किया, गठबंधन किया। सुपर पावर रिक्वायर्ड देम टू गेन access to vital resources, military base to launch weapons, troops to spy on each other and economic support। जितने भी ये देश शामिल हुए, इन्होंने क्या किया? रिक्वायर जितने भी रिसोर्सेज हैं इनको इकट्ठा किया, मिलिट्री बेस लॉन्च करेंगे, वेपन्स एंड ट्रूप्स फॉर ईच अदर एंड इकोनॉमिक सपोर्ट। जितने भी ये नाटो के देश शामिल हैं, इन सभी देशों ने आपस में क्या संधि की, क्या ट्रीटी की कि आपस में मिलिट्री को और अपने रिसोर्सेज को, वेपन्स को, ट्रूप्स को और आर्थिक सहायता को आपस में बांटेंगे। इसका मतलब क्या है कि जितने भी ये सभी नाटो के देश थे, ये आपस में एक दूसरे की मिलिट्री को यूज कर सकते हैं, रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं और एक दूसरे की आर्थिक सहायता करेंगे। डिस्पाइट ऑफ ऑक्यूरिंग क्राइसिस इन कोरिया, कोरिया के अंदर जितने भी ये क्राइसिस हुई थी, वियतनाम और अफगानिस्तान में, बोथ द सुपर पावर बिहेव्ड रेशनलिटी, रेशनलिटी होता है विवेकपूर्ण तरीके से इन्होंने बिहेव किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउवर सिंस कोल्ड वॉर ईरा डिड नॉट eliminate rivalries between the two aliens, mutual suspicions led them to an armed races। देखो, दोनों सुपर पावर के बीच में काफ़ी मतभेद थे, इसके बावजूद दोनों सुपर पावर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम लिया और विवेकशील तरीके से काम लिया। और ये तीनों में, जैसे अफगानिस्तान में अमेरिका का इफेक्ट ज़्यादा है या उनकी आर्मी है वहाँ पे, वियतनाम और कोरिया में भी जैसे, तो इनमें दोनों सुपर पावर ने अपने अपने हिसाब से डिसीजन लिया, विवेकशील तरीके से डिसीजन लिया, ताकि दोबारा से युद्ध की सिचुएशन ना हो, दोबारा से थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन ना हो। डिस्पाइट ऑफ एक्यूरिंग क्राइसिस इन कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, बोथ द सुपर पावर्स बिहेव रेशनलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या कहता है? बोथ द सुपर पावर अंडरस्टूड द वॉर माइट ऑक्यूर इन स्पाइट ऑफ रिस्ट्रेंट। ये कहता है 10th पॉइंट देखेंगे, बोथ द सुपर पावर्स understood that war might occur in spite of restraint. To limit to be restriction, they decide to collaborate in limiting certain kinds of nuclear and non-nuclear weapons through arms control by signing various treaties। अब क्या किया सुपर पावर ने? इन तीनों देशों पे जो झगड़ा चला हुआ था, जो क्राइसिस, जो वहाँ की सिचुएशन है, उसको ऐसी सिचुएशन में लाने के लिए कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, इसलिए उन्होंने काफ़ी संधियों पर, ट्रीटीज पे दोनों सुपर पावर ने सिग्नेचर किए। अब कौन कौन सी संधि हुई इन दोनों सुपर पावर के बीच में? फर्स्ट वॉज लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, कि भाई कम से कम जो न्यूक्लियर का टेस्ट करेंगे दोनों सुपर पावर्स। न्यूक्लियर नॉन पोर्टफोलिएशन ट्रीटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, कि भाई जो मिसाइल है वो उनका यूज कम करेंगे और उनके फ्रिक्शन है, जो टेस्ट है वो कम करेंगे। साल्ट 1, साल्ट 2, स्टार्ट 1 एंड स्टार्ट 2, ये ट्रीटी हुई थी दोनों सुपर पावर के बीच में। किन देशों से रिलेटेड? अफगानिस्तान, कोरिया और वियतनाम से संबंधित ये 4 ट्रीटी हुई हैं, संधियाँ हुई हैं, दोनों देशों ने सिग्नेचर किए, दोनों सुपर पावर ने। किस पे किए? लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, कि कम से कम टेस्ट करेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब का, मिसाइल्स का, ठीक। और सेकंड, न्यूक्लियर नॉन पोर्टफोलियो ट्रीटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, जो मिसाइल है उनका कम से कम यूज करेंगे और उनका टेस्ट भी कम करेंगे। और साल्ट 1, साल्ट 2, स्टार्ट 1 एंड स्टार्ट 3, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। फिर भी यदि कोई भी डाउट होता है स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।